नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेकर आई हूं और एस्टेट को ध्यान में रखते हुए आज से मैं नियमित वीडियो बनाना शुरू करूंगी। आइए देखते हैं, आज हम भाषा विज्ञान पर प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें बोली, उपबोली तथा लिपियों का भी चर्चा होगी विषय पर। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने अथवा स्वीकृत का प्रस्ताव कब मिला था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 या 14 सितंबर 1964? इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा को? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 12 फरवरी, 30 दिसंबर या 14 सितंबर? आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या सौराष्ट्री? इसका सही उत्तर होगा देवनागरी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अन्य किन भारतीय भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 343 में या अनुच्छेद 353 में? आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसको ऑप्शन देखते हैं। 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 1955। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत, अपभ्रंश, पाली अथवा प्राकृत? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। इसकी आदि जननी है, और यदि जननी पूछा होता तो अपभ्रंश हो जाता, क्योंकि जो सबसे निकट होता है उसको ही माना जाता है। इसमें आदि जननी आया है, अर्थात ये संस्कृत होगा। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में या तीनों में? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। भाषा संकेत में नहीं होती, मौखिक होती है। भाषा बोलने में भी मुंह द्वारा बोली जाती है। तीनों में हो नहीं सकता, अर्थात इसका सही उत्तर होगा भाषा लिखने में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अमीर खुसरो की पुस्तक में? तो इसका सही उत्तर होगा जयभट्ट के शिलालेख में। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और देवनागरी में ही लिखा हुआ था वहाँ शिलालेख में, और वो ये बताए थे कि मेरे पिता ज्ञाता थे इन सभी भाषाओं के। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, देवनागरी? तो वर्तमान में किस में लिखी जाती है सबको पता होगा।
देवनागरी में लिखी जाती है वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है ब्रजभाषा, देवनागरी, संस्कृत या अवधी। तो हिंदी भाषा उत्तराधिकारिणी किसकी है? संस्कृत की होगी। इसका सही उत्तर संस्कृत होगा। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसमें संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है तीसरा। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं या बोली कहते हैं, व्याकरण कहा जाता है या लिपि कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा लिपि। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी या गुरमुखी। इसका सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? फिर से प्रश्न को बोलते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा अपभ्रंश। अभी हमने पहले भी बताया था कि जब सबसे निकट पूछा जाएगा तो अपभ्रंश होगा, और आदि जननी के रूप में यदि पूछा जाएगा तो वहाँ पर संस्कृत होगा। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश। तो अवधी बोली किससे विकसित हुई है? ये होगा अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, और अवधी बोली आती है, अर्धमागधी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? खास अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ हिंदी की मूल उत्पत्ति अर्थात खड़ी बोली की पूछ रहा है, तो यहाँ सही उत्तर माना जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ, जिससे हम आज हिंदी में लिखना पढ़ना प्रयोग करते हैं, जो भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या अवधी। आइए सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही विकल्प होगा भोजपुरी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, कन्नौज, वाराणसी या दिल्ली। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र होगा मथुरा। आगे देखते हैं, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य भी रचा जाने लगता है तो फिर वह किस रूप में उसको बोला जाता है या कौन सा रूप धारण कर लेती है? उसे कौन सा रूप? आइए ऑप्शन में देखते हैं। क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा। तो ये हो जाएगा उपभाषा। बोली की ये उपबोली हो जाएगी या उपभाषा के रूप में हो जाएगी, इसलिए कि इसमें साहित्य भी रचा जाने लगा और इसका व्याकरण भी बन जाता है, जैसे ब्रजभाषा और अवधी का। इसमें भी साहित्य रचे गए हैं और इसका व्याकरण भी लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रजभाषा का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा? बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, कन्नौज, बिहार। इसमें प्रश्न गलत हो गया है, बुंदेली की जगह यहाँ ब्रजभाषा क्षेत्र होगा। ये होगा कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आगरा, मथुरा, भरतपुर। पहला ऑप्शन सही होगा
और प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा का क्षेत्र पूछ रहा है। अगला है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा। प्रश्न पूछ रहा है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा। इसका सही उत्तर होगा स्रोत भाषा, क्योंकि स्रोत कोई न कोई स्रोत होता है, उसी के माध्यम से इसको अनुवाद किया जाता है। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो अब देखते हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। ब्रज भाषा बुंदेलनी, बांगरू, खड़ी बोली जिसको बांगरू हरियाणी को कहते हैं, और खड़ी बोली कौरवी जिसे राहुल संकृत्य ने दिया, कन्नौजी। 5 बोलियां हैं। ब्रज भाषा को उपभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया है कि इसमें बहुत सारे साहित्य रचे गए हैं मध्यकालीन भाषा में, मध्यकाल में और उत्तर मध्यकाल में भी लिखा गया है रीतिकाल, जिसको कि ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? बघेली, अवधी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें देखते हैं पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बिहारी नहीं बोली जाती। अगला है निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बांगरू, जयपुरी, हाड़ौती। तो इसका सही उत्तर होगा बुंदेली। ये बोली जाती है, ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है 5 बोलियों में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। झांसी और ललितपुर, झांसी हम और बांदा में नहीं, उसके आगे है ललितपुर, झांसी, महोबा, इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और कुछ क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश का भी आता है। अगला प्रश्न है मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, ब्रज भाषा या संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा मथुरा और वृंदावन में मुख्य रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदी। पूरा वीडियो देखने के लिए